नमस्कार, स्टेट लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करते हैं बिहार से। बिहार में पटना में आज नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में बिहार सरकार के लगभग सभी मंत्री शामिल हुए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता की है। पटना स्थित पुराने सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में 30 अहम प्रस्तावों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोहर लगाई है। इसके तहत अगले 5 सालों में 1 करोड़ नौकरी देने के लक्ष्य को कैबिनेट से मंजूरी दी गई है। बिहार में चल रहे विशेष मतदाता पुनरीक्षण में लगे डीएलओ और सुपरवाइजर को सरकार 6,000 रुपये एक मुश्त अतिरिक्त मानदेय देने को स्वीकृति दी गई है। बिहार कैबिनेट की बैठक में कई अन्य प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। भागलपुर में गंगा पथ परियोजना को मंजूरी दी गई है। मुंगेर में गंगा पथ परियोजना को मंजूरी दी गई है। मुंगेर बरियारपुर घूरघट सुल्तानगंज के बीच 42 किलोमीटर लंबा पथ बनेगा और इसके लिए 5,120 करोड़ रुपए की स्वीकृत की गए हैं। पटना मेट्रो रेल परियोजना के अंतर्गत प्रायोरिटी कॉरिडोर के 2 वर्ष 8 महीने की अवधि के रखरखाव कार्य के लिए 189.37 करोड़ रुपए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को देने की स्वीकृति दी गई है। विकास आयोग की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। इसमें 11 और सदस्य हैं। कुल 12 सदस्य होंगे, जिसमें वित्त विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, कृषि विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, उद्योग विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, पर्यटन विभाग और श्रम संसाधन विभाग इसके सदस्य सचिव होंगे। ये कमेटी होगी और 2025 से 30 तक 1 करोड़ नौकरी या रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया। राज्य में जो सीडीजी इकाई हैं और सीएनजी इकाइयाँ, पीएनजी की घरेलू एवं वाणिज्यिक बिक्री के मामले हैं, इसमें जो टैक्स रेट्स हैं, जो कस्टमर को यदि आप सीधा सप्लाई करेंगे तो 12.50 टैक्स रेट है और अन्यथा यदि कोई औद्योगिक इकाई को इंडस्ट्रियल कनेक्शन के माध्यम से दिया जा रहा है पीएनजी तो 5% टैक्स है। तो टैक्स रेट में घटोत्तर कमेटी विकास आयोग। बिहार की सियासत में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने चर्चित सूत्र मूत्र बयान को दोहराते हुए बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। तेजस्वी यादव ने कहा कि जो बात झूठी और बेबुनियाद हो वह मूत्र के समान व्यर्थ होती है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ये लोग कभी गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा या स्वास्थ्य जैसे असली मुद्दों पर बात नहीं करते। इनकी राजनीति सिर्फ अफवाहों पर टिकी है। बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए तेजस्वी ने कहा कि राज्य में अब लॉ एंड ऑर्डर नहीं बल्कि क्रिमिनल डिसऑर्डर चल रहा है। मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है और रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाई जा रही है। यहाँ अब अपराधी सम्राट बन चुके हैं और खुलकर विजय का जश्न मना रहे हैं। तेजस्वी यादव ने ये भी कहा कि अगर प्रधानमंत्री बिहार में वोट मांगने आते हैं तो उन्हें यहाँ की जनता की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बीजेपी कौन होता है सवाल उठाने वाला? बीजेपी तो कभी गरीबी के बारे में बात नहीं करता, बेरोजगारी या रोजगार के बारे में बात नहीं करता, पलायन के बारे में बात नहीं करता, शिक्षा चिकित्सा के बारे में बीजेपी बात नहीं करता। तो इसमें गलत क्या है? जो भी सूत्र थे उनका न्यूज़ क्या रहा? हर बार खंडन करना पड़ता है, माफ़ी मांगना पड़ता है उसके बाद। इसलिए अगर सूत्र को मूत्र नहीं बोला जाए, जो झूठा अफवाह फैलाता है तो मूत्र की बराबर है ना, वेस्टेज है, वेस्ट ही है ना। कई भाजपा के नेता और कई भाजपा के जो बाबा लोग हैं वो बोलते हैं मूत्र पीजिए, शुद्धि का काम है। तो हमको लगता है कि मुद्दे की बात करें ना, किसी सच्चाई के। अगर कोई सूत्र के हवाले से अफवाह फैला रहा है वो क्या है? मूत्र ही तो है। बिहार के कैमूर जिले में श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह ने प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि जो भी कानून तोड़ेगा या अपराध करेगा उसे गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। मंत्री संतोष सिंह ने कहा कि जो गोली चलाएगा वो गोली खाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि आज बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो किसी अपराधी को बख्शने वाली नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि अब लोग आपस में जमीन के झगड़े को लेकर गोली चला रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं। पहले जाति पूछकर नरसंहार होते थे, लेकिन अब वो लालू यादव वाला जमाना नहीं है जब सत्ता के संरक्षण में अपराध पनपते थे। मंत्री के इस बयान को
अपराध के खिलाफ सरकार के सख्त रुख के तौर पर देखा जा रहा है। यादों में जमाना था, हम नाम नहीं लेंगे किसी नेता का, किसी पार्टी का। एक जमाना था कि सुनियोजित ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता था, एक गिरोह था। आज किसी का माई का लाल नहीं है कि इस बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में और उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, ये गिरोह बना है। जैसे आपका झगड़ा मेरा झगड़ा है, ज़मीन का झगड़ा है, आपस में लोग गोली चला रहा है, आपस में लोग मर्डर कर रहा है। लेकिन सुनियोजित जो प्रोग्राम था पहले, नरसंहार, कई लोग जाति पूछ के लोग भी मारते थे। अब वैसा नहीं है, ये क्राइम का ग्राफ नहीं है। हम ये नहीं कहते कि क्राइम जीरो हो गया है, लेकिन वो ज़माना अब नहीं है जो लालू यादव में सत्ता के संरक्षण प्राप्त क्राइम होता था। किडनैपिंग होता था तो सीएम हाउस में उसका रिकवरी होता था, वो ज़माना नहीं है। नहीं तो सब मान रहे हैं, वो लोग नेता के कहने से कुछ होने जाने वाला नहीं है, सब लोग मान रहे हैं। खबर सासाराम से है, जहां कांवड़िए की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बता दें, जहां चेनारी थाना क्षेत्र में गुप्ता धाम शिवालय से जलाभिषेक कर लौट रहे कांवड़िए की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक विक्रम कुमार अपने परिजनों के साथ सावन की पहले सोमवार को गुप्ता धाम की गुफा में जलाभिषेक करने के बाद लौट रहे थे। इसी दौरान रात्रि में जंगल में ही सभी लोग विश्राम कर रहे थे, लेकिन अचानक रात में ही उसकी तबीयत बिगड़ गई। सीने में दर्द तथा मुंह से झाग निकलने लगे। जंगली इलाके में चिकित्सीय सुविधा नहीं होने के कारण कुछ परिजन झाड़ फूंक के चक्कर में पड़ गए, जिस कारण विलंब होने पर उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। बाद में काफी मशक्कत की, इसके बाद बीमार विक्रम कुमार को पहाड़ से नीचे उतारा गया और सासाराम के सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने विक्रम को मृत घोषित कर दिया। सावन के पवित्र माह में कच्ची कांवरिया पथ पर बाबा के भक्त अलग अलग मनोकामनाएं लेकर बाबा भोलेनाथ के दरबार जा रहे हैं। कोई भक्त अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना को लेकर जा रहे हैं, तो किसी की मन्नत पूरी होने पर। लेकिन कच्ची कांवरिया पथ पर दो ऐसे भोले बाबा के भक्त हैं जिससे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। झारखंड के डाल्टनगंज पलामू के रहने वाले विनोद अग्रवाल और बिहार के खगड़िया जिले के सुधांशु बम सुल्तानगंज उत्तरबानी गंगा से जल भरकर डाक बम के रूप में अपनी आंखों में पट्टी बांध और बिना देखे नैन बंद कर सुल्तानगंज से 105 किलोमीटर देवघर की ओर पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ बाबा नगरी जा रहे हैं। उनके दृढ़ विश्वास और अटूट श्रद्धा को देखकर लोग बस यही कह रहे हैं कि उनकी मनोकामना बाबा भोलेनाथ पूरी कर दे, जो उन्हें इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी आगे बढ़ने का साहस कर रहे हैं। वहीं विनोद अग्रवाल बम ने बताया कि हमारा परिवार, हमारा समाज और हमारा भारत सुरक्षित रहे, इस मन्नत को पूरा करने के लिए आंखों पर पट्टी बांधकर नयन बंद यात्रा कर रहे हैं। नवगछिया में जमीनी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। आपको बता दें, पेशे से दर्जी मोहम्मद सरफुद्दीन पर पड़ोसी परवेज ने चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। घटना के बारे में पीड़ित के परिजन मोहम्मद साबिर ने बताया कि सरफुद्दीन और परवेज के बीच जमीन को लेकर पहले से विवाद चल रहा था। इसी दौरान परवेज अपने साथी अरशद के साथ पहुंचा। पहले अरशद ने सरफुद्दीन की कनपटी पर हथियार सटा दिया और फिर परवेज ने चाकू से गला रेतने की कोशिश की। गला नहीं काटने पर चाकू से उसकी नाक काट दी, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया। घायल मोहम्मद सरफुद्दीन को गंभीर हालत में मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर घटना की जानकारी मिलते ही खरीक थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज कर ली है। घटना कैसे हुआ? गोगरी से आया, उसको गोली कान में सटाया। कान में सटाने के बाद जो है उसका जो अरशद नाम है, कान में सटाया तो अरशद है। जब ये आया परवेज, वो छुरी चलाने लगा नली में, छुरा नली में जब वो मूरी छिपा तो नाक कट गया। नहीं देते हैं तो वो मारने के लिए आ गया। दो लोग मिलके मारा है, अरशद परवेज ने छुरी चलाया, अरशद ने कान में की कहते गोली सटाया। कौन थाना है आपका? राजधानी पटना में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बैंक के मैनेजर का शव संदिग्ध हालत में बरामद हुआ।
मृतक की पहचान अभिषेक वरुण के रूप में की गई है, जो आईसीआईसीआई बैंक में मैनेजर थे और पटना के कंकड़बाग इलाके के रहने वाले थे। जानकारी के मुताबिक अभिषेक वरुण बीती रात रामकृष्ण नगर इलाके में एक पार्टी में शामिल हुए थे। वे अपनी पत्नी और बच्चे के साथ पार्टी में गए थे, लेकिन रात 10 बजे उन्होंने पत्नी और बच्चे को घर भेज दिया और खुद पार्टी में रुक गए। रात करीब 1 बजे अभिषेक ने अपनी पत्नी को फोन कर बताया उनका एक्सीडेंट हो गया है। इसके बाद उनका मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो गया। फोन बंद होने के बाद परिवार वालों ने उन्हें ढूंढना शुरू कर दिया और शहर के कई अस्पतालों में तलाश की, लेकिन अभिषेक का कुछ पता नहीं चला। आज सुबह पटना के बेऊर जेल इलाके में उनकी डेड बॉडी संदिग्ध हालत में बरामद हुई। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। इस मामले में कंकड़बाग थाना क्षेत्र में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज की गई थी। अब शव मिलने के बाद पुलिस मामले की गहनता से छानबीन में जुट गई है। बात करेंगे झारखंड की। झारखंड के कांग्रेस के विधायकों और कांग्रेस कोटा के सभी मंत्रियों के साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कल राजधानी दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक बुलाई थी, जहां प्रदेश कांग्रेस की स्थिति पर मंथन किया गया। इस समीक्षा बैठक से जुड़ी एक रिपोर्ट के अनुसार राहुल गांधी ने स्पष्ट रूप से मंत्रियों को संगठन को सर्वप्रिय बनाए रखने की सलाह देते हुए उनसे अपने अपने विभागों की रिपोर्ट मांगी। इस दौरान चारों मंत्रियों ने पिछले 6 महीने में किए गए अपने कार्यों की जानकारी साझा की। मौके पर मंत्रियों ने अनुसूचित जाति आयोग गठित करने की प्रक्रिया आरंभ होने से लेकर पैसा कानून को लेकर नियमावली की तैयारियों को अपनी उपलब्धियों में शामिल किया। इसी बीच कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष ने कड़े शब्दों में आपसी तालमेल बिठाने को लेकर उन्हें खास तौर पर नसीहत दी। दूसरी तरफ कांग्रेस विधायकों ने प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के नेतृत्व में हाईकमान के आगे अपनी बातें भी रखी। झारखंड में लगातार सेवा से गायब रहने वाले सरकारी डॉक्टरों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए राज्य सरकार ने उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया है। इसी क्रम में स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने अपने पद पर बेहतर तरीके से योगदान नहीं देने वाले कुल 143 डॉक्टरों को सेवा से बर्खास्त करने का फैसला लिया है। जानकारी मिली है कि सभी चिकित्सक अपनी पोस्टिंग से लंबे समय से बिना अनुमति और सूचना के अस्पताल में अपनी ड्यूटी के वक्त अनुपस्थित थे, जिससे नाराज स्वास्थ्य विभाग ने एक अधिसूचना जारी कर दी। तो वहीं आपको बता दें कि सभी बर्खास्त किए गए डॉक्टर झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा पूर्व में नियुक्त किए गए थे, जो रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, पूर्वी और पश्चिम सिंहभूम, जामताड़ा, दुमका, देवघर, चतरा, धनबाद, पाकुड़, गोड्डा के निचले क्रम के अस्पतालों में तैनात थे। इसके अलावा इसमें प्रमुख रूप से जमशेदपुर सदर अस्पताल के 2 डॉक्टर, जिनमें रेडियोलॉजिस्ट अभिषेक जायसवाल और ऑर्थोपेडिक डॉक्टर चंद्रेश्वर मंगेश शामिल थे। जो अभी हमारे राज्य में देखिएगा तो 7 मेडिकल कॉलेजेस सरकारी क्षेत्र में है, 5 हो गया बिल्कुल गवर्नमेंट कॉलेजेस, 6 रिम्स, 7 एम्स और 2 प्राइवेट कॉलेजेस हैं, 9 प्राइवेट कॉलेजेस हैं। 4 मेडिकल कॉलेजेस सरकारी बनाए जा रहे हैं, जो कि कोडरमा में है, चाईबासा में है, बोकारो में है और रांची में रिम्स की बात हुई है। इसके अलावा 6 मेडिकल कॉलेजेस प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मोड में प्रस्ताव हम लोगों ने भेजा है। उसमें जमशेदपुर है, जामताड़ा है, धनबाद है और उसमें खूंटी है और देवघर है। ये 6 मेडिकल कॉलेजेस का निर्माण हो रहा है। नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, बता दें, जिस पर रांची के डीआईजी चंदन कुमार सिन्हा ने प्रेस वार्ता कर बड़ी जानकारी साझा की है। इस दौरान नक्सलियों के नापाक इरादे से पर्दा उठाते हुए डीआईजी ने बताया है कि पुलिसकर्मियों के शव में बम प्लांट करने वाला नक्सली संगठन को मजबूत करने में जुटा हुआ था, जिसके खिलाफ छानबीन शुरू की गई और इसी बीच रांची पुलिस ने नक्सलियों के सब जोनल कमांडर योगेंद्र गंजू समेत 4 अन्य को पकड़ा है। मौके पर एसएसपी ने यह भी बताया कि सीसीएल के महाप्रबंधक कार्यालय में कार्यरत एक कर्मी से 1 करोड़ की लेवी मांगने के मामले में गिरफ्तार उग्रवादियों में सब जोनल योगेंद्र गंजू, मुकेश गंजू, मनु गंजू और राजकुमार नायक शामिल हैं।
तो ये भाकपा माओवादी की गतिविधियों को फिर से आरंभ करने का प्रयास था, लेकिन आरंभ में ही योगेंद्र गंजू जो पहले पवन जी के नाम से जाना था गिरफ्तार हो गया, और इसको मोबाइल देने में, दिलाने में, सीसीएल वालों का नंबर देने में जो भी षड्यंत्र में शामिल थे उसमें 3 आदमी और गिरफ्तार हुए हैं। तो कुल 4 गिरफ्तारी हुई है और ये बहुत ही उल्लेखनीय उपलब्धि है। ये मुख्यतः जो है, जो हमारा बॉर्डरिंग इलाका है, हमारे यहाँ कुछ ईंट भट्ठे वाले को, कुछ सीसीएल के कर्मी, कई कर्मी को, और आसपास के एरिया जो हमारा हजारीबाग है उस एरिया में ये कार्य करता है। मतलब उन लोगों ने ही षड्यंत्र बनाया कि ये भाकपा माओवादी का है तो कोई आदमी तो चाहिए, तो एक ने मोबाइल का सिम अरेंज किया, 10,000 रुपया देकर सिम खरीदा। इससे अर्थ है कि क्रिमिनल एक्टिविटी लोग के दिमाग में थी। दूसरे ने टारगेट बताया कि सीसीएल का कौन आदमी को आप नंबर दिलवाया, और कुल मिलाकर ये आरंभ हो गया कि बीच में पैसा वसूली किया जाए। झारखंड में शराब घोटाला मामले के बड़े आरोपी गजेंद्र सिंह को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी के विशेष अदालत में आखिरकार जमानत मिल गई है। एसीबी के सूत्रों के अनुसार शीर्ष अदालत के न्यायाधीश योगेश कुमार सिंह ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी की जमानत याचिका पर बीते सोमवार को सुनवाई की है। कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद गजेंद्र सिंह की याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें जमानत दे दी है। इस मामले से जुड़ी एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रायल कोर्ट से बेल मिलने से गजेंद्र सिंह को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट को नोटिस जारी करते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। सर्वोच्च न्यायालय में 10 कैदियों द्वारा दायर याचिका के बाद सोमवार को रांची स्थित हाई कोर्ट पर सख्ती बरतते हुए ये कहा गया कि जिन 10 में से 6 कैदियों को निचली अदालत द्वारा मौत की सजा सुनाई जा चुकी है और बाकी 4 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, जिनकी याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई लंबित होने के कारण ये नोटिस जारी किया गया है। इस मामले पर ध्यान केंद्रित करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कैदियों की ओर से दायर याचिका का जिक्र करते बताया कि निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दायर अपील दायर की गई है। झारखंड सरकार के सरकारी दफ्तरों में डिजिटल सिस्टम से काम करने की दिशा में मुख्य सचिव अलका तिवारी ने एक आवश्यक कार्रवाई के साथ राज्य हित में सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसी कड़ी में बात करते हुए उन्होंने आने वाले साल की जनवरी 2026 तक ई ऑफिस सिस्टम लागू करने का निर्देश दिया है, जिसे लेकर बीते सोमवार को मुख्य सचिव ने आईटी विभाग की ओर से चलाई जा रही ई ऑफिस लाइट परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। छत्तीसगढ़ की जैव विविधता और वेटलैंड्स के संरक्षण के उद्देश्य से नवा रायपुर स्थित दंडकारण्य अरण्य भवन में एक उच्च स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, दोनों उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा सहित कैबिनेट के सभी मंत्री एवं विधायकगण मौजूद रहे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ की परिकल्पना केवल आधारभूत ढांचे के विकास से नहीं बल्कि पर्यावरणीय संतुलन और जैविक विविधता की रक्षा से ही पूर्ण होती है। पहले तो समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को सावन महीने की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये महीना पूरा भगवान शिव का आराधना का महीना है और भगवान शिव का आशीर्वाद छत्तीसगढ़ के ऊपर में बना रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, सबके घर में सुख समृद्धि हो। आज हम सब लोग यहाँ नया विधानसभा भवन परिसर में आए हुए हैं। माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी, हमारे दोनों डिप्टी सीएम, सभी मंत्रीगण, नेता प्रतिपक्ष, सभी विधायकगण और सब एक साथ यहाँ पर वृक्षारोपण किए हैं, जो कि एक ऐतिहासिक ये क्षण है। यहाँ हरियाली होगी नए विधानसभा भवन के परिसर में। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन यानी सदन की कार्यवाही दिवंगत वरिष्ठ नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित कर आरंभ हुई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश के पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय शेखर दत्त और पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय सुरेंद्र बहादुर सिंह को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व राज्यपाल शेखर दत्त ने छत्तीसगढ़ के रजत जयंती वर्ष के संकल्पों को गढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
छत्तीसगढ़ में विधानसभा में मानसून सत्र शुरू हुआ है और विधानसभा सत्र में कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कांग्रेस की सारी योजनाओं को भ्रष्टाचार से युक्त योजना बताते हुए कहा कि हम क्यों कांग्रेसियों की योजनाओं को चलाएंगे। आगे कृषि मंत्री ने कहा कि कांग्रेस की सारी योजनाएं केवल कागजी तौर पर ही संचालित थीं, जमीनी स्तर पर तो यहां जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। की सरकार थी वो अपनी योजना चलाए, उनकी योजना को हम क्यों ढोते रहेंगे। हमें जनहित में, प्रदेश के हित में, प्रदेश के बेहतरी के लिए, बेहतर बनाने के लिए यहाँ के जो ज़रूरत होगी उसके आधार पे हम अपना काम कर रहे हैं। अब राजीव न्याय योजना तो बात करेंगे कि बाकी योजना के बारे में बात करेंगे, तो गोधन न्याय योजना और क्या क्या योजना उनका था जो सिर्फ कागजों तक सिमट के रह गया, कागजों में रहा, तमाम तरह का भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। हम ऐसा कोई योजना नहीं चलाएंगे जो जनता के लिए, प्रदेश के हित में, प्रदेश के गरीबों के लिए जो योजना बेहतर होगी वो सभी योजना हम चालू करेंगे। छत्तीसगढ़ के वन एवं सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने कहा है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज और पूर्व अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत अन्य लोग भी गांधी से मिले तो क्या इस मेल मुलाकात के दौरान वे छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के हक में बात कर पाए या परंपरा अनुसार गांधी परिवार की चरण वंदना और चाटुकारिता करके ही लौट आए। उनकी सरकार जब छत्तीसगढ़ में थी तब उन्होंने यहाँ पर जो बाहर के लोगों को सांसद बना करके भेजा, तब उनको यहाँ के आदिवासियों की चिंता नहीं थी। यहाँ के एक भी आदिवासी को आपने सांसद के लायक नहीं समझा। दूसरा, आपकी सरकार के समय में जो हमारे आदिवासियों के जो चरण पादुका है तेंदुपत्ता संग्रामों का, उसको बंद कर दिया गया था। तो ये जो आदिवासियों के प्रति जो आपकी जो सोच है, जो अत्याचार है, ये लगातार आपकी सरकार में जिस तरीके से आदिवासियों को पीड़ित किया गया, राहुल गांधी के सामने स्पष्ट आपने किया है क्या? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आप आदिवासी हितों की बात करने गए थे या आदिवासी विधायकों को ले जा करके गांधी परिवार की चरण वंदना करने गए थे? ये बात आप जनता के समझ जरूर रखिएगा। दुर्ग शहर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब प्रवर्तन निदेशालय ने दुर्ग के दीपक नगर स्थित होटल व्यवसायी विजय अग्रवाल के आवास पर छापेमारी की। जानकारी के अनुसार सुबह करीब 6 बजे 2 गाड़ियों में सवार होकर ईडी की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने दरवाजा खटखटाया, जहां विजय अग्रवाल के निजी सुरक्षा गार्ड ने ईडी के अधिकारियों से परिचय पत्र देखने के बाद दरवाजा खोला। इसके बाद आधा दर्जन से अधिक ईडी अधिकारी घर के अंदर दाखिल हुए और पूरे मकान को अपने नियंत्रण में ले लिया। जांजगीर चांपा जिले के ग्राम धाराशिव में बच्ची का शव घर के पीछे गड्ढे में मिला है। आशंका जताई जा रही है कि मासूम बच्ची का पहले अपहरण किया गया होगा और उसकी हत्या कर शव को घर के पीछे लगभग 2 फीट के गड्ढे में फेंका गया है। घटना पामगढ़ थाना क्षेत्र की है। मिली जानकारी के अनुसार मृतका मासूम बच्ची की नानी जासू गोस्वामी ने बताया कि उसकी बेटी की शादी शहडोल में की थी, वहीं उसकी बेटी डिलीवरी के लिए अपने मायके पहुंची थी। 4 माह पहले डिलीवरी हुई थी। घटना की सूचना मिलने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बात करेंगे मध्य प्रदेश की। जबलपुर जिले में बढ़ते अपराध की कमर तोड़ने के लिए पुलिस अधीक्षक जबलपुर द्वारा तीसरी आंख का प्रयोग करते हुए धरपकड़ का फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है, जिसके तहत शहर और ग्रामीण इलाके के तमाम थानों को अधिक से अधिक संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगवाने और उनका एक्सेस थाने में उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने को कहा गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।